हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। जी, हमने हमारे मार्च 2017 के जो हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू है, इसका पार्ट 1 जो है वो कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे फ्रॉम 16 मार्च टू 31 मार्च के हमारे सभी एमसीक्यू। ऑलराइट, सो जी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमारा रेगुलर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये हमारा रिवीजन वीडियो है और रिवीजन वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर कवर करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो तो हमने ऐसे क्वेश्चन के पहले एक स्लाइड डाल दी है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन का जो मतलब डेट वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। आप इस डेट पे जाके हमारे रेगुलर वीडियो में जाके एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसके बारे में कुछ इन्फो जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर हम आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए और फिर इसे पार्ट 2 कंटिन्यू कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 16 मार्च 2017 के हमारे एमसीक्यू फास्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया कैन बी फाउंड एट। तो यूरेनियम रिजर्व हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलते हैं? कडप्पा, गुंटूर एंड रानीगंज। तो जी, इसका आंसर है रानीगंज। यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ पे कोल होता है। तो कडप्पा और गुंटूर जो है यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर इज 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट इज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज गवर्निंग बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, गवर्निंग बॉडी है ऐसा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो सही है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात याद रखनी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, ये डायरेक्ट चार्ज मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर आता है। आप तो मतलब एक कंसिडर भी कर सकते हो कि एटॉमिक एनर्जी मतलब एक काफ़ी सिक्योरिटी रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और एनर्जी मतलब एनर्जी सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर आता है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। एंड थर्ड इज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप इन अगस्त 1948 टू लुक आफ्टर द एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटी इन कंट्री। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है। तो ये याद रखिए कि जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था वो 1948 में स्टार्ट कर दिया था। तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसकी वजह से हमारा आंसर है डी, ऑल करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ। तो देखिए, स्कॉटलैंड क्या कहाँ पे? यहाँ पे मतलब ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। ठीक है, अगर ये इसको मतलब ऐसा सिर्फ इन तीनों का अगर ग्रुप किया जाए तो इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और इन चारों का अगर ग्रुप कंसिडर किया जाए तो इसको कहते हैं यूके। तो स्कॉटलैंड जो है वो दोनों में, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। आप हमने ये एक छोटा सा मतलब एक इमेज डाल दी थी जिससे आपको और भी ये याद रखने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक पीवी प्लांट हैज बीन इंस्टॉल इन विच स्टेट। देखिए, ये हमने एक इमेज डाल दी थी कि जिसमें मतलब एक ये तो ओरिजिनल यहाँ इस जगह की इमेज नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया देगा कि फ्लोटिंग जो सोलर फोटोवोल्टिक्स प्लांट जो होता है वो कैसा है। तो ये स्टार्ट कर दिया है हमारे यहाँ पे, जो सबसे लार्जेस्ट है वो है केरला में। ठीक है, केरला में है, याद रखना है। अब क्वेश्चन 5 इज हुनर से रोजगार तक प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। हुनर से रोजगार तक, तो ये है हुनर से रोजगार अतुल्य भारत, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, ये लग सकता है कि मतलब स्किल डेवलपमेंट वगैरह होगा, लेकिन ये याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि जो स्काई ट्रैक्स अवार्ड है फॉर द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ये हमारे यहाँ पे किस एयरपोर्ट को मिला है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो ये हमने क्वेश्चन क्यों ऐड किया था? तो देखिए, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है और स्काई ट्रैक्स का है। तो ये देखिए, इसका आंसर जो है वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज बेंगलुरु, इसको ये स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो हम डायरेक्टली इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वही देख लेते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत ही एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा। द कमीशन हैज द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट who has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in manner prescribed by law। मतलब आप तो जानते होंगे कि इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट है उसने कितना खर्चा किया है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और अगर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में अगर जो कैंडिडेट है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उस पर्टिकुलर व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दे। सो हमारा सी जो आंसर है वो इसके बारे में सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कोरल्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज दे टिपिकली लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज एंड मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल पॉलिप्स। तो ये बात सही है कि ये एक कॉलोनीज में रहते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट कोरल्स ऑब्टेन द मेजोरिटी ऑफ देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जुजैंथिली।
तो ये हमें पता होना चाहिए, मतलब जूजेंथेली क्या है और इससे इन्हें कोरल्स को एनर्जी मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। नेक्स्ट इज थर्ड क्या है, तो मोस्ट रीफ्स ग्रो बेस्ट इन वार्म शैलो क्लियर सनी एंड एजिटेटेड वाटर्स। तो ये तो मतलब है ना कोरल्स के क्या कहते हैं लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इन्हें थोड़ा मतलब बहुत ठंडा पानी नहीं चाहिए और बहुत गर्म भी पानी नहीं चाहिए, एक वार्म माइल्ड वार्म वाटर चाहिए, शैलो मतलब ज़्यादा डीप भी नहीं, ये अपना घर जो है कॉलोनीज वो बना सकते। क्लियर पानी होना चाहिए, सनी होना चाहिए, मतलब थोड़ी एक 22 to 25 26 डिग्री टेम्परेचर इनको अवेलेबल होना चाहिए, एंड एजिटेटेड वाटर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। एंड फोर्थ इज द कोरल्स ग्रो नियर द माउथ ऑफ रिवर्स एंड सी। मतलब ऐसा होता है क्या कि माउथ पे होगे, नहीं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे मर्ड वगैरह होता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे बना नहीं सकते अपनी कॉलोनी। सो फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। 1 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज ट्रू अबाउट टाइज। तो ये टाइज क्या है, सबसे पहले ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम इज अ स्कीम टू क्रिएट एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया शिपमेंट्स। मतलब क्या है कि ये हमारा जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी हमारी बढ़ाने के लिए ये टाइज स्कीम है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द स्कीम रिप्लेसेस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम असिस्टेंस टू स्टेट फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब ये टाइज जो है वो असाइड इस स्कीम को रिप्लेस करने वाली है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो दोनों करेक्ट है, इसे याद रखिए, टाइज दैट इज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम, और इसको ये असाइड स्कीम को से रिप्लेस करने वाली है। अब देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए कौन सा करेक्ट है ये हमें पूछा है। फर्स्ट इज अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा। तो आप ये जानते हैं कि ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ये बात सही है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, मतलब लोकसभा के राज्यसभा में। नेक्स्ट इज अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा कैन टेक अ पार्ट इन वोटिंग प्रोसेस ऑफ राज्यसभा। जी वोटिंग प्रोसेस में नहीं पार्ट ले सकते, सो सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, द मिनिस्टर बिलोंगिंग टू राज्यसभा कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। तो जैसे कि हमने पहले के स्टेटमेंट में देखा कि लोकसभा का राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे ही राज्यसभा के मिनिस्टर लोकसभा में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सो थर्ड भी सही है। एंड फोर्थ क्या है, द मिनिस्टर बिलोंगिंग टू राज्यसभा कैन टेक पार्ट इन वोटिंग प्रोसेस ऑफ लोकसभा। जी वोटिंग के लिए कहीं भी कोई भी पार्ट नहीं ले सकते, सिर्फ प्रोसीडिंग्स के लिए पार्ट ले सकते हैं। सो 1 and 3 करेक्ट है, एंड 2 and 4 जो है वो इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पूछा है, सो इसका आंसर है 2 and 4 इनकरेक्ट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 7th March 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कृषि उन्नति मेला 2017 के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज IARI every year has been inaugurating Krishi Vigyan Mela Agriculture Science Fair since 1972. It is organized to display the popularize the latest advancement in agriculture research and technology development and among farmers and end users। मतलब ये क्या है कि 1972 से ये कृषि विज्ञान मेला जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसका रीज़न क्या है, तो जो कुछ भी नई टेक्नोलॉजी है, रिसर्च जो है वो हमारे फार्मर्स तक पहुंचाना है, ये इसका मकसद है। ऐसे पहले दो स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है, दिस ईयर कृषि उन्नति मेला 2017 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय ICAR एंड नीति आयोग। तो जी ये ICAR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, नीति आयोग का इसमें कोई भी रिलेशन नहीं था। सो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बात याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा और ICAR द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कोल बेड मीथेन। तो असर्शन देखिए क्या है कि कोल बेड मीथेन इज कॉल्ड एज स्वीट गैस, मतलब इसको स्वीट गैस नाम से जाना जाता है, और रीजन क्या कहा गया है कि कोल बेड मीथेन लैक्स हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब H2S नहीं होता, इस वजह से इसको स्वीट गैस कहते हैं, ऐसा हमारा असर्शन और रीजन है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि दोनों करेक्ट है, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता, और ये रीजन है कि इसको स्वीट गैस कहते हैं। आप जानते होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका स्मेल जो होता है वो रोटोनेक्स जैसा होता है, तो इस वजह से ये नहीं होने की वजह से इसका स्मेल अच्छा होता है कोल बेड मीथेन का, इसको इसलिए इसको स्वीट गैस कहते हैं। सो आंसर इज 1, दैट इज बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। अब थर्ड क्वेश्चन इज हु हैव लॉन्च द वैक्सीन सेफ्टी नेट। तो वैक्सीन सेफ्टी नेट किसने लॉन्च किया है, तो वो है WHO द्वारा, ठीक है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, हमारे इंडिया का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एम्स दिल्ली कोई भी रोल नहीं है, वैक्सीन सेफ्टी नेट लॉन्च किया है WHO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम डिजाइंड टू प्रोवाइड कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया, तो ये है कि ग्राम ज्योति, तो फिर रूरल इंडिया, ये बात सही है फर्स्ट। नेक्स्ट इज द स्कीम रिप्लेस द करंट एग्जिस्टिंग राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो ये हमें पता होना चाहिए, मतलब ये हम गेस कर सकते हैं पहले सेट में, लेकिन सेकंड जो है वो पता होना चाहिए। थर्ड इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऐप गर्व 2, मतलब इन्होंने अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके इस प्रोग्राम की, जो दीनदयाल उपाध्याय प्रोग्राम की, इसलिए गर्व नाम का एक ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किया गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये मतलब पहला तो हमने देख लिया, जो सेकंड क्या है कि राजीव गांधी ग्रामीण योजना इसको रिप्लेस करता है, और गर्व ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा बनाया गया है, ये थर्ड जो है वो भी सही है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जी। उससे पहले ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे, ये हमने थी एक इमेज ऐड कर दी थी, आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंस क्या है। तो ये देखिए फ्लोरोसेंस क्या है, इट इज अ इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्सॉर्ब लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब आपने ये घर पे देखा होगा जब हम छोटे थे तब, तो ये एब्सॉर्ब करते हैं सबसे पहले लाइट को, और बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, और बाद में ये मतलब इमिट करते हैं इससे लाइट, और साथ ही साथ क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ल्यूमिनेसेंस, तो ये ल्यूमिनेसेंस का पार्ट होता है फ्लोरोसेंस। एंड लास्ट इज इमिटेड लाइट, ये जो लाइट इमिट होते हैं इनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है और लोअर एनर्जी होती है, और एनर्जी कम होने की वजह से ये ज़्यादा देर तक, मतलब इसमें जो मतलब अभी लाइट जो इमिट हो रहा है इसकी एनर्जी कम है ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा देर तक अपना फ्लोरोसेंस का जो प्रॉपर्टी है वो मतलब एक्वायर कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा कि दिन भर ये एनर्जी जो है लाइट इसको एब्सॉर्ब करते हैं, रात भर इसका पूरा इसका ये फ्लोरोसेंस का जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो मतलब हम देख सकते थे, ऐसे ये होता था। सो फ्लोरोसेंस के बारे में जो हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, याद रखना, ये उन दिनों मतलब न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, और इसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट क्या है तो असर्शन, वार्म सी अराउंड द रीफ किल्ड सम 2/3 ऑफ द 700 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ कोरल लास्ट ईयर, मतलब गर्म जो समंदर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से पिछले दो साल पिछले साल जो बहुत ही भारी मात्रा में, दैट इज 2/3 ऑफ द कोरल रीफ जो थी वो मर गई थी, ऐसा फर्स्ट असर्शन है। नेक्स्ट इज वार्म वाटर कॉज्ड द कोरल्स टू एक्सपेल लिविंग अलगी ट्रिगरिंग टू कैल्सीफाई एंड टर्न व्हाइट, द प्रोसेस इज नोन एज ब्लीचिंग, मतलब ये क्यों हुआ तो ब्लीचिंग हो गई, मतलब जो उस पर जो अलगी होती है वो निकल गई, इस वजह से ये ब्लीचिंग हो गया, और ब्लीचिंग होने की वजह से कोरल जो है वो मर गई, ऐसा असर्शन और रीजन है, तो ये मतलब सही है दोनों, सो बोथ करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए एंड इंडिया एंड व्हाट इज करेक्ट अबाउट इट। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इन इंडिया द सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी एनफोर्सेज बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉ, मतलब हमारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इन यूएसए द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय फेडरल कोर्ट एंड स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय स्टेट कोर्ट्स। ऑलराइट, तो ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस है कुछ, इस वजह से हमने ये ऐड किया था, तो इन दोनों के दोनों ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना है हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स है जो अपने खुद से का जो लॉज है उनको एनफोर्स करते हैं। सो आंसर है सी, दैट इज 1 and 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 पेरेंट्स बेबी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द टेक्निक इन्वॉल्व्स intervening in the fertilization process to remove the faulty mitochondria, तो faulty mitochondria remove करते हैं, ये बात सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट इज नोन एज 3 parent IVF, दैट इज इन विट्रो fertilization, because the babies born from genetically modified embryos would have DNA from mother, a father and from a women donor, मतलब जो 3 पेरेंट्स क्यों कहते हैं तो इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, और क्या होता है कि ये अगर कंसिडर कीजिए ये दोनों कपल है, पहले ये दोनों कपल है, तो ये जो मदर है ना इसकी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी होने की वजह से बच्चे में कुछ डिसीज ना हो सके, इसलिए ये मतलब इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस वुमेन डोनर से रिप्लेस कर दिया जाता है, और फिर प्रेगनेंसी जो होती है वो इसी इन्हीं इन्हीं मदर के मतलब क्या वुम में होती है, तो यही 3 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से 3 पेरेंट्स में भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज इट इज डिजाइन टू हेल्प फैमिलीज विथ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इनक्यूरेबल कंडीशन पास डाउन
द पैटर्नल लाइन। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये पैटर्नल लाइन की वजह से मतलब पिता से नहीं ये ट्रांसमिट होता, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर से ट्रांसमिट होता है। हमने इसका सेकंड जो क्वेश्चन था इसमें इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया था, तो ये मैटरनल लाइन से ट्रांसफर होता है। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये याद रखिए 3 पेरेंट्स बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। First is the resignation from the parent party would automatically result into disqualification from the assembly under anti-defection law। तो ये बात सही है कि अगर जिस पार्टी से आप कोई जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीतता है, अगर उसी पार्टी मतलब रेजिग्नेशन दे दिया जाए तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ऐसा हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और साथ सेकंड क्या है, द पार्टी मे मर्ज विथ अनदर और the two may form new party if 1/3 of the members of the legislature party decide to merge with another। तो ये 1/3 नहीं होता, ये 2/3 होता है। सो इस वजह से हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर है ए 1 ओनली। 10th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी 2017 एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2017 में रिसेंटली आई हुई, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए इसका फर्स्ट क्या है, द न्यू policy will replace the previous one which was framed 15 years ago in 2002। तो पहली जो हमारी पॉलिसी थी हेल्थ पॉलिसी वो 2002 में बनी थी, और अभी ये जो आई है ये इसको रिप्लेस करने वाली है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द पॉलिसी विच एम्स टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इन एश्योर्ड मैनर टू ऑल, मतलब एश्योर्ड मैनर है ऐसा ये मतलब इसका एम क्या है, तो एश्योर्ड बैनर, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, इट इंटेंड्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 6.6% ऑफ द जीडीपी। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एक्सेस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन it proposes free drug, free diagnostic and free emergency essential healthcare services in all public hospitals। देखिए इसका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें 6% नहीं 2.5% जो है जीडीपी के लिए, जीडीपी का हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर करना है, ऐसा प्रावधान मतलब ऐसा विजन है। तो सेकंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है जी। ये जो नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी है जी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स में और साथ ही साथ मेंस में भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 18 मार्च 2017। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुखोई Su-30 MKI इज अ ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपरियरिटी फाइटर डेवलप्ड बाय, तो इसको किसने द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका आंसर है रशिया, याद रखना है रशिया सुखोई। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रीटी ऑफ लिस्बन इज रिलेटेड टू, तो ये ट्रीटी ऑफ लिस्बन किससे रिलेट करता है, तो ईयू से। ब्रेक्सिट के बाद ये काफी न्यूज में है तो इसको भी याद रखना है। थर्ड इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स एंड मेंटेन्स द रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर एरिया एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। मतलब ये हमारे बॉर्डर पे रोड तो बनाता ही है और मेंटेन भी करता है, साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंडली नेबर कंट्री है यहाँ पे भी यही काम करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज करंटली द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स ऑपरेशन इन नेबरिंग कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हमने ये देखा कि फ्रेंडली कंट्रीज, तो इसमें ये आते हैं अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। सो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। थर्ड क्या है कि ये देख ले, इन ऑर्डर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड विद डिफेंस मिनिस्टर एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जी ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते, पीएम जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं, बीआरओ के बोर्ड जो गठित कर दिया गया है बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड के, तो इसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो बात करेक्ट है। सो आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट क्या है कि ये जो ट्रिब्यूनल था वो 2007 के इसी एक्ट के तहत बनाया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि जो ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज इसमें कवर होती है ऐसा कहा गया है, तो ऑल जो नहीं होती इसमें, मतलब असम राइफल्स वगैरह ये जो बाकी एयर फोर्सेस है इसमें कवर नहीं होती। सो आंसर है बी 2 ओनली, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 3-day इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एट राजगीर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, तो देखिए ये यूनेस्को का और नीति आयोग का कोई भी इसमें हाथ नहीं, इंटरनेशनल होने की वजह है इसलिए आपको लग सकता है कि यूनेस्को द्वारा की गई है, लेकिन इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनमें से ऑप्शन में से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसका साथ कौन दे रहे हैं, नवनालंदा महावीरा डीम यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नवनालंद महावीर डीम यूनिवर्सिटी। सो आंसर इज 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी इनका हमें मतलब मैचेस करेक्ट करने हैं। सो फर्स्ट इज
राजगृह, सेकेंड इज पाटलिपुत्र, थर्ड इज वैशाली एंड फोर्थ इज कुंदलवन। तो जी हमने इसके लिए एक न्यूमोनिक बनाया था, इसका आंसर तो है वो है 1 एंड 4, दैट इज फर्स्ट राजगीर में थी और फोर्थ जो है वो कुंदलवन में थी, सेकंड जो थी वो वैशाली में थी और थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में थी। ये इसके लिए हमने एक आपको न्यूमोनिक बताया था और वो क्या था, राज वैशाली पाटिल लिव्स इन कुंदलवन। राज से राजगीर, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्रा एंड नेक्स्ट इज कुंदलवन से कुंदलवन। तो ये ऐसा निमोनिक था जिससे आप जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल थी इनको याद रख सकते हो, राज वैशाली पाटिल लिव्स इन कुंदलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं, नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज, तो ये बात तो आप जानते हैं कि मतलब पार्लियामेंट में कुछ कहा जाए तो इसके लिए मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, सो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ट्राई एनी वन और एनी केस डायरेक्टली एज कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ रिक्वायर्ड। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब जैसा कि ये हो सकता है, सेकंड जो है वो ये नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, द नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वोट गिवन टू हिम और हर इन एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कुछ कहा जाए तो इसके लिए प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, फर्स्ट सही है। साथ ही साथ थर्ड भी सही है कि अगर कुछ मतलब आपने इसी बात पे वोट क्यों दिया तो इसके बारे में भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग आउट स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के बारे में हमें करेक्ट बात बतानी है। सो फर्स्ट इज, SpaceX is a Chinese aerospace manufacturer and a space transport service company headquartered in Beijing, China. So next is, it has developed a Falcon 1 and Falcon 9 launch vehicles, both designated to be reusable, designed to be reusable. And third is, the first private company to spend spacecraft Dragon to the ISS in 2012. तो देखिए इसमें SpaceX क्या है, सबसे पहले तो ये चाइनीज़ एरोस्पेस कंपनी है, ये यूएस की प्राइवेट कंपनी है, यूएस की, जिसके ओनर जो है उनका नाम है इलॉन मस्क, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी, ये बात तो होगी, लेकिन ये चाइनीज़ नहीं है, ये जो है वो यूएस की है। इसका हेडक्वार्टर आई थिंक कैलिफोर्निया में है। एंड फाल्कन 1 और फाल्कन 9 इन्होंने ऐसे दो लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन किए, ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। और साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है कि ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो हमने पहले कहा, और जिन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन नाम का स्पेसक्राफ्ट जो था वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 2012 में भेजा था। तो ये सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये चाइनीज नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 इज, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट WHO कॉल फॉर एक्शन, और इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो कॉल फॉर एक्शन इज रिलेटेड टू अ प्रोग्राम फॉर एंडिंग TB, pledging to scale up the efforts and comprehensive measures to achieve the global target to end the disease, ठीक है। ये कॉल फॉर एक्शन किसके बारे में, TB डिसीज को खत्म करने के बारे में है ये, तो ये याद रखना है, कॉल फॉर एक्शन WHO TB। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डेली न्यूज में था पिछले दिनों, तो ये डेली क्या है, तो इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। तो ये बात सही है कि मतलब कि जो हमारे ईयर्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं इल हेल्थ और डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ की वजह से, इसके बारे में ये जो इसका मतलब ओवरऑल इसका बर्डन जो होता है इसके बारे में ये कैलकुलेशन करता है डेली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज, इट वाज डेवलप्ड इन 1990s एज अ वे ऑफ कंपेयरिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये बात भी सही है, ये 1990 के दशक में बनाया गया था, जब मतलब इसका काम क्या था, तो जो हमारे अलग अलग देशों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो चेक करने के लिए बनाया गया था। सो डेली के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 20 मार्च 2017। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, CVC के जो कमिश्नर मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, इनको रिकमेंड अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड कौन कौन करता है, तो देखिए इनकी अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, ऑलराइट, लोकसभा के वो करते हैं, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये तीनों करते हैं, ठीक है। इसमें CGI और इलेक्शन कमिश्नर का कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ 1, 2 एंड 4 CVC, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ लोकसभा अपोजिशन एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या था, ये कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई थी, ये तब न्यूज़ में थी इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। मुंबई में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, इसका जो थीम था वो क्या था, माइंस टू मार्केट 2017। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा नहीं, ये एक बॉडी है जी, काउंसिल द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा नहीं। सो इसका आंसर जो है वो है 1 एंड 2 करेक्ट ओनली।
अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ मणिपुर। तो मणिपुर के साथ कौन से बॉर्डर स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं जी। हमने एक आपको इसके लिए न्यूमोनिक बताया था कि ये कैसे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ऐसे याद रखना है इसको, अरुणामामी, मिजोरम या मिजोरम, तो ऐसे याद रखना है इसको। तो सबसे पहले मतलब मणिपुर यहाँ पे है, ठीक है, तो मणिपुर हमें पूछा है, तो आसाम इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ मिजोरम जो है वो भी बॉर्डर शेयर करता है, एंड लास्ट जो है वो नागालैंड इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय जो है ना वो आसाम के नीचे है और ये मतलब पूरी तरह से आसाम से कवर है, तो मेघालय नहीं होता, और त्रिपुरा जो है वो सिर्फ मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो इसका आंसर जो है वो है 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जी। ये जो मणिपुर है ना, इसके बारे में हमने मैप जो था वो रेगुलर वीडियो में डाल दिया था, वो अभी यहाँ से कट हो गया था, सॉरी उसके लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बीसीसीआई के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन डिसम्बर 1928 December as a society registered under Kerala Societies Registration Act. Next is BCCI doesn't depends on government for its funding. And last is third is to put an end to excessive and imbalanced corruptions in and red tape. The Lodha Committee was formed to reform the working of BCCI and to make the functioning transparent. मतलब कि ये जो BCCI में जो कुछ भी अभी फ्रॉड हो रहे थे, बाकी करप्शन वगैरह के एलिगेशंस लग रहे थे, इसको सुधारने के लिए लोधा कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, ऐसा थर्ड सेगमेंट है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली नॉमिनेटेड अ 4-member पैनल टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीसीआई इन ऑर्डर टू implement the Lodha committee reforms. 4-member panel is headed by RM लोधा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा 4-member पैनल गठित कर दिया था बीसीसीआई की, जो अभी बीसीसीआई में जो ये रिकमेंडेशंस आई गई थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये जो 4-member पैनल था इसके हेड थे RM लोधा सर। तो देखिए इसका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये केरला सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था, यह है तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत 1928 में बीसीसीआई बनाई गई थी। सेकंड और थर्ड जो है वो बात करेक्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है वो बात करेक्ट है, लेकिन फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो 4-member पैनल था इसके हेड RM लोधा सर नहीं, विनोद राय सर थे, ठीक है। ये विनोद राय जो हमारे पूर्व CAG है, आई थिंक सो CAG थे, ये RM लोधा सर, इन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन दिए थे। ये जो लोधा कमेटी थी इसके बारे में, ये 4-member पैनल के सदस्य नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए। 1 और 4 जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल टीम डेवलप्स अ गॉगल टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड, गैजेट नेम गॉगल फॉर ब्लाइंड, इट यूजेस डैश सेंसर। सो गॉगल फॉर ब्लाइंड में कौन से सेंसर यूज किए जाते हैं? सो फर्स्ट इज अल्ट्रासाउंड सेंसर्स, एंड नेक्स्ट इज इंफ्रारेड सेंसर्स, ये दोनों यूज किए जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें नहीं यूज होते। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपने अपने मोबाइल में देखे होंगे, वो मतलब आप जब अपना स्मार्टफोन अगर अपने कान को लगाते हो और उस समय ना जब ऐसे फ़ोन आ रहा होता है और आप अगर आपने अपना स्मार्टफोन कान को लगा दिया तो देखिए आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है। वो क्यों होती है? तो इसके पीछे रीज़न होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने अगर कुछ भी आ जाए तो ये मतलब इनको डायरेक्शन दी गई होती है कि इन्हें मतलब ऑफ होना है या फिर उसके डायरेक्शन के हिसाब से ये काम करते हैं। सो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो गॉगल फॉर ब्लाइंड में यूज़ नहीं होते, सिर्फ अल्ट्रासाउंड सेंसर्स और इंफ्रारेड सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जी। ये कुछ प्लेसेस थी जो न्यूज़ में थी और इनके मतलब हमें करेक्ट मैचेस लगाने हैं। तो देखिए अमीरथी फॉरेस्ट, जवडू एंड येल्लगिरी हिल्स, दीज आर इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज पोन्नम बाला मेडू, ये कहाँ पे? तो केरला में है। नेक्स्ट इज शिरुवनी डैम, तो ये कर्नाटका में ऐसा हमें कहा गया था। सो देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड जो है ये करेक्ट है, मतलब इन दोनों के मैचेस करेक्ट है, लेकिन ये शिरुवनी डैम जो है वो कर्नाटका में नहीं, ये भी केरला में है, ठीक है। पलक्कड़ केरला में है इसका आंसर। तो आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, स्पैरो के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट इज द हाउस स्पैरो वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली इन 2012। तो ये स्टेट बर्ड है दिल्ली का स्पैरो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट इज द नेचर फॉरएवर सोसाइटी फॉर इंडिया NFSI इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू कंजर्व द हाउस स्पैरो। मतलब ये हाउस स्पैरो को बचाने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इसके बारे में हमने जो हमारा रेगुलर वीडियो था इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज 8 क्वेश्चन, जिसमें हमें एक परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज देखिए द परमानेंट इंडस कमीशन इज अ बायलैटरल कमीशन consisting of officials from India and Pakistan created to implement
एंड मैनेज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये बात सही है कि ये मतलब इंडस वाटर ट्रीटी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी वाटर ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स दैट इज रावी, बियास एंड सतलज वेर अलॉटेड टू पाकिस्तान। जी ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब जो आरबीएस जो है, आरबीएस इसका जो पानी है वो इंडिया के लिए है, और सीजीआई जो है दैट इज चिनाब, झेलम एंड इंडस, इसका पानी जो है वो हम पाकिस्तान के लिए गया था। ठीक है, तो ये सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सो ये परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में याद रखिए, सीजीआई, चेनाब, झेलम एंड इंडस, ये पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, वर्नल विंडो जो है वो न्यूज में था, तो ये क्या है? तो वर्नल विंडो जो है इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सीजन। ठीक है, विंटर टू ग्रोइंग सीजन के लिए वर्नल विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, नेटग्रिड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, नेटग्रिड इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम द स्टैंड अलोन डाटाबेस ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात होगी। एंड नेक्स्ट इज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द आफ्टरमंथ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन May 2008। तो ये बात भी सही कि ये 2008 के मतलब जो मुंबई अटैक हुआ था इसके बाद इसको प्रपोज कर दिया गया था। तो ये इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उनकी, और ये 2008 में स्टार्ट कर दिया गया था ऐसा। ये दोनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होने की वजह से हमारा आंसर है सी 1 एंड 2 करेक्ट। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 21 मार्च 2017। फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें जीएसटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जीएसटी इंप्लीमेंट कब होने वाला है? 1 जून 2017 से। नेक्स्ट, ये जो जीएसटी सबसे पहले रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? तो केलकर कमेटी टास्क फोर्स द्वारा। थर्ड क्या है कि जीएसटी में इसके लिए बारे में रिसेंटली कुछ बिल्स अप्रूव किए गए, उन वो कौन कौन से? कंपेंसेशन लॉ, सेंट्रल जीएसटी, देन आईजीएसटी एंड यूजीएसटी, यूटीजीएसटी, ऐसे थर्ड स्टेटमेंट है। एंड जो हमारा जीएसटी रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो है 22nd अमेंडमेंट, 122nd अमेंडमेंट है, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये 2, 3 एंड 4 जो है ये करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है। इसमें छोटी सी गलती है, ये जून 1 से नहीं जुलाई 1 से होने वाला है। ठीक है, जुलाई 1 से, ये याद रखिए। मतलब ये अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि अच्छे से अभी मतलब होना ही है अभी 1 जुलाई से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मेड इन इंडिया ट्रेन रिसेंटली फ्लैग ऑफ। पूरी तरह से जो हमारे यहाँ पे इंडिजिनियसली बनी हुई ट्रेन थी उसको रिसेंटली फ्लैग ऑफ कर दिया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेघा, मेधा सॉरी, मेघा नहीं मेधा। ठीक है, मेधा, डी है इसमें, मेड इन इंडिया, सो मेधा। नवरोज क्या होता है? तो देखिए नवरोज क्या है, इट इज द डे ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग यहाँ इस दिन से स्टार्ट होती है, नवरोज से। और साथ ही साथ ये ईरानियन न्यू ईयर है। ठीक है, आपने इसके बारे में तब उन दिनों गूगल डूडल भी देखा होगा, गूगल डूडल पे भी नवरोज के लिए मतलब उन्होंने डूडल बनाया था। सो इसका आंसर है डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? तो ट्यूनीशिया, नामीबिया एंड नॉर्वे। तो आप मैप में देखिए, ये देखिए यहाँ पे ट्यूनीशिया है, लैंडलॉक है क्या? नहीं है। नेक्स्ट इज नामीबिया, आई थिंक सो। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट इज नामीबिया। तो नामीबिया ये देखिए, ये आप है, ये लैंडलॉक है क्या? ये भी नहीं है। एंड नेक्स्ट कौन सा है? नॉर्वे। तो नॉर्वे यहाँ पे है, ये भी लैंडलॉक नहीं है। सो आंसर क्या है? डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है। आंसर है बी ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 कि जी हमारी रिसेंटली है ना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टिन्स टीम, इन्होंने कुछ मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, पावर सेक्टर के साइबर सिक्योरिटी सेट को एलिमिनेट करने के लिए सर्टिन जो है ना वो कुछ अलग अलग सेक्टर्स में बनाई गई थी। तो इनमें से कौन से सेक्टर में बनाई गई थी, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए कौन कौन से सेक्टर में बनाई गई थी? सर्ट फॉर ट्रांसमिशन, सर्ट फॉर थर्मल, सर्ट फॉर हाइड्रो एंड सर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों सेक्टर्स में ये बनाई गई थी, याद रखना है। TTHD, ट्रांसमिशन, थर्मल, हाइड्रो एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके बारे में PIB में एक एक्सटेंसिव न्यूज़ थी, बहुत काफ़ी अच्छे से कवर किया था इसमें, इसलिए हमने इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, मनी बिल के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तो ये बात तो आप जानते होंगे, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मनी बिल शुड बी कंसिडर प्रोविजन regarding the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of the tax, the regulation borrowing by the government of India and regulation of consolidated fund of India। तो मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर टैक्स में कुछ चेंजेस करने हो, इम्पोजिशन, एबोलिशन ये करना हो, और अगर कोई भी मतलब कंसोलिडेटेड फंड रिलेटेड
कोई भी इशू हो तो ही इसको मनी बिल कहा जाए, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये बात भी सही है, मतलब अगर कोई सिर्फ पेनल्टीज वगैरह ऐड करनी हो तो इसको मनी बिल नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अगर कोई नया टैक्स लगाना है तो इसको मनी बिल कह सकते हैं। सो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट क्या है कि नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ पास्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114। मतलब जी ये अप्रोप्रिएशन बिल जो 114 आर्टिकल के तहत अगर पास होने की पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई मनी हम निकाल नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट सही है। और साथ ही साथ नो अमेंडमेंट शैल बी proposed to any such bill in either house of the parliament which will have the effect of varying the amount। मतलब क्या है कि एक बार अगर मनी बिल अप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव हो गया तो इसके बाद जो उसमें कोई भी अमाउंट की चेंजेस नहीं हो सकती। साथ ही साथ अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को देना है तो बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। अल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट्स सो मेड और ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भी हो नहीं सकता। तो फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है। याद रखिए अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पिछले लगभग एक साल भर से ये न्यूज़ में था, क्योंकि इसी वजह से आई थिंक कुछ अरुणाचल की या हरियाणा की यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट रूल लगाया था अप्रोप्रिएशन बिल के कुछ इशू हुआ था उसके बाद, तो ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में था। तो देख लीजिए अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली अरीबाड़ा वॉज इन न्यूज़, व्हाट इज इट। सो अरीबाड़ा क्या है, इट इज मास अराइवल ऑफ टर्टल्स। ये जो हमारा ओडिशा का कोस्ट होता है यहाँ पे एग्स ले करने के लिए ये टर्टल जो है वो आते हैं, इसको अरीबाड़ा कहते हैं। सो 10th क्वेश्चन इज प्रो टेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करते हैं। तो जो प्रो टेम स्पीकर जो होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, याद रखिए प्रो टेम स्पीकर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फ्रॉम 22 मार्च 2017। सो फर्स्ट चीज क्या है कि इनमें से कौन से मेंबर जो है वो बिम्स्टेक और सार्क में कॉमन है, बिम्स्टेक और सार्क के कॉमन मेंबर्स। तो देखिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका बिम्स्टेक में है और सार्क में है, जी हाँ फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश, वो भी है, भूटान वो भी है, मालदीव्स नहीं है, मालदीव्स जो है वो सिर्फ हमारे सार्क में है, बिम्स्टेक में नहीं है। एंड नेपाल जो है वो भी दोनों का हिस्सा है। तो इसके बारे में देख लीजिए कौन कौन से है। देखिए बिम्स्टेक में बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये जो है ना ये 2 देश ये अलग है बिम्स्टेक में जो सार्क से। तो और सार्क में कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो सार्क के ये 3 देश नहीं है और बिम्स्टेक के ये 2 देश नहीं है, ये 5 देश जो है वो कॉमन है। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द आप्ता इज प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। तो ये याद रखिए आप्ता को पहले बैंकॉक एग्रीमेंट नाम से जाना जाता था। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज साइंड इन 1975, इट इज द ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये 1975 में साइन कर दिया गया था और इस वजह से ये ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है इस रीजन के लिए, दैट इज एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो ये भी सही है। और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इसमें कहा गया है कि इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आप्ता। जी ऐसा नहीं है, आप्ता जब से मतलब 1975 से बनाया गया था तब से इंडिया जो है इसका मेंबर है। सो बी आंसर है हमारा 1 and 2 करेक्ट। ऑलराइट, तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ये मैप इसके बारे में था, भूल गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है। तो फर्स्ट देख लीजिए, आईएनओ जो है इट इज अ पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन इन प्राइमरीली स्टडी द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज नियर थेनी तमिलनाडु। तो ये जो मतलब ये काम है इसका, और ये थेनी तमिलनाडु जो है वहाँ पे ये बनाई जा रही है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन इंडिया। तो ये बात भी सही कि मल्टी इंस्टीट्यूट मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है इसमें कोलैबोरेशन कर रही है और ये हमारा बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज मधुकेतन शोला नेशनल पार्क इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला वाज जस्ट अबाउट 4.9 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, सो द प्रोजेक्ट वाज पुट ऑन होल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। जी ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं, आई थिंक ये सदन जो एनजीटी का बेंच था इसके द्वारा इसको होल्ड दे दिया गया था। सो 3 जो है वो इनकरेक्ट है। और ये याद रखिए कि ये मतलब जो मधुकेतन शोला नेशनल पार्क जो है वो केरला में है और ये जो थेनी जो है ना ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे होने की वजह से ये इसको
स्टे दे दिया गया है अभी के लिए। सो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमें इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर है सी 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्लॉथ बियर ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर है दारोजी सेंचुरी, ठीक है, इंडियन स्लॉथ बियर दारोजी सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, development and promotion of the research in Ayurveda and Sowa Rigpa on the scientific lines and research in activities in India? तो अपेक्स बॉडी कौन सी इन कामों के लिए? तो वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। आयुर्वेदिक साइंस, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस इज अ एपेक्स बॉडी फॉर आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है, ये याद रखिए। ये तब न्यूज में थी, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। नेक्स्ट इज इन अ कंट्री, उत्तराखंड हाईकोर्ट, ये भी याद रखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा इसको मतलब डिक्लेयर किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट डिक्लेयर दैट रिवर्स डैश एंड डैश वेर लिविंग पर्सन्स। तो ये लिविंग पर्सन्स का स्टेटस जो है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा किन दो रिवर्स को दिया गया है? उसका आंसर है गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना। ऑलराइट, गंगा एंड यमुना याद रखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ट्रांजैक्शन लिमिट, और इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज इन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स टू फाइनेंस बिल द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड दैट the limit of rupees 3 lakh for cash transaction beyond which it is illegal to be reduced to 2 lakh rupees। तो ये बात सही है कि मतलब जो पहले ऐसा प्रपोज किया गया था कि 3 लाख रुपए तक मैक्सिमम कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस बिल के तहत इसको अमेंड कर दिया गया और उसको जो मतलब रिड्यूस कर दिया गया 2 लाख के लिए। तो ये बात भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज ए सुब्रमण्यम कमेटी ऑन ब्लैक मनी had suggested that no transaction should be allowed above 3 lakhs in cash, मतलब ऐसा था, लेकिन ये ए सुब्रमण्यम कमेटी नहीं थी, ये एसआईटी थी जिसको हेड किया गया था जस्टिस एमबी शाह द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट पूछा था, आंसर इज ओनली 1। नेक्स्ट इज 8 क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट अ सेम टाइम इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड हिज सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट if he doesn't resign his seat in the state legislature within 14 days। मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेचर में 14 दिनों के भीतर अगर रेजिग्नेशन नहीं दिया गया तो जी पार्लियामेंट की जो सीट होती है वो वैकेंट हो जाती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर्स टू सर्व, मतलब 10 दिनों के बारे में भीतर इन्हें बताना चाहिए कि इन्हें लोकसभा में रहना है या राज्यसभा में। In default of such intimation, his seat in Lok Sabha becomes vacant। जी लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाती है अगर दोनों में एट ए टाइम वो चूज इलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है वो बात सही है, लेकिन सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, याद रखिए। ये जो है ना, ये छोटी छोटी बातें होती है पॉलिटी रिलेटेड, वो जो एग्जाम में हमें परेशान करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, जी हमें करेक्ट मैचेस बतानी है, तो इसके मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो मतलब रिवर्स और स्टेट इन्वॉल्व है इसके सभी आंसर्स करेक्ट है। तो देख लीजिए, कावेरी कहाँ से होकर गुजरती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। नेक्स्ट इज कृष्णा, कृष्णा इज इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नर्मदा इज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड मंडोवी ये है गोवा और कर्नाटका। मतलब ये जो है ना, इनका कुछ पूरा इसमें एरिया कवर होता है, ऐसा ही है। मैं इसका नाम भूल गया जो उसकी स्पेसिफिक टर्म थी वो, सॉरी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। सो इसके बारे में नेशनल जो हमारा फ्रेमवर्क है मलेरिया एलिमिनेशन के बारे में, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज टू एलिमिनेट द मलेरिया दैट इज जीरो इंडिजिनियस केसेस थ्रू आउट द एंटायर कंट्री इज बाय 2030। मतलब इसके तहत हमारा जो टारगेट रखा गया है वो है 2030 का। एंड नेक्स्ट इज इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऑब्वियस है, मतलब कुछ हेल्थ रिलेटेड हो है तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। सो सेकंड करेक्ट है, और साथ ही साथ फर्स्ट भी करेक्ट है कि ये जो इसका टारगेट है वो है 2030 का। सो आंसर इज बी 1 and 2 करेक्ट। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 22 मार्च। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 23 मार्च। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज HIV and AIDS bill list various grounds on which discrimination against HIV positive persons and living with them is prohibited. These include the denial, termination, discontinuation or unfair treatment with regards to। तो ये बिल जो है इसके तहत किस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मतलब करना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो वो है फर्स्ट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट के तहत कह दिया गया है,
एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट के तहत क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब ये तो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर में तो इन्हें अवेलेबल होना ही चाहिए। सो थर्ड जो है उसके बारे में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लोन के लिए डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बैंक जो है वो कर सकती है, मतलब ऐसा लोन के बारे में इसमें कोई जो बिल है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट इज रेसिडिंग और रेंटिंग प्रॉपर्टी, मतलब होता क्या था कि अगर कोई HIV पर्सन होगा तो जो ओनर्स वगैरह होते हैं वो इनको प्रॉपर्टी जो है वो रेंट के लिए या फिर रहने के लिए नहीं देते थे, तो इसके बारे में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे ये इसमें बताया गया है। सो आंसर है 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जी। ये इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो है वो किसके द्वारा डेवलप की जा रही है, तो इसका आंसर है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे लगता है कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो लगता है कि हाँ ये तो याद रह जाएगा हमें, लेकिन ऑप्शन है ना यूपीएससी इतनी कॉम्प्लिकेटेड देती है कि हम भूल जाते हैं, तो ये याद रखिए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। सो इसका हो गया सेकंड आंसर। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बात सही है कि ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है वो ये कौन सी है, तो जो जो हमने देखा कि ये डिक्शनरी बनाने वाली है ना वही है ये, इसके बारे में ही हमने ये क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। सो देखिए कि ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो ये बात भी सही है। एंड नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ये बात सही है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगजनों का लिए जो डिपार्टमेंट है इसके तहत आती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। सो हमारा जो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 जो है वही करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राइट टू ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब आरटी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, आरटी डिस्क्राइब्स द मोडालिटीज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 इन इंडिया अंडर द आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप तो जानते हुए होंगे कि 21A के तहत हमारे जो मतलब बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का प्रावधान कर दिया गया है, और किस एज के लिए, 6 to 14, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज द एक्ट मेक्स education a fundamental right of every child between age 6 to 14 and specifies minimum norms in elementary school, तो ये बात भी सही है कि मतलब ये हमारे इस एक्ट की बदौलत, आरटी एक्ट की बदौलत जो 6 से 14 साल के बच्चे जो है इनके लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया है। और ये थर्ड है, ये फर्स्ट नहीं, थर्ड है, इट रिक्वायर्स ऑल प्राइवेट स्कूल्स एक्सेप्ट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस टू रिजर्व 25% सीट फॉर पुअर एंड अदर कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे पैसे पे नहीं कर सकते उनके लिए ऐसे मतलब इनके लिए मतलब ये फ्री, मतलब ये होता है जो बच्चे पैसे नहीं भर सकते तो उनके लिए भी प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट जो है वो रखनी है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो हमारा आंसर है डी, ऑल करेक्ट। सो आरटी एक्ट इसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया था। आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विल बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट, तो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो माजुली। ऑलराइट, माजुली कहाँ पे है ये बताइए आप हमें कमेंट्स में। माजुली के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आप चेक कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए। माजुली। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट HDI एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सो HDI के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो फर्स्ट इज India gained one place from 131 to 130 among 188 countries ranked in terms of human development according to 2016 Human Development Report. तो एंड नेक्स्ट इज द वर्ल्ड टॉप 3 कंट्रीज इन HDI आर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। सो सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि हमने एक स्पॉट गेन नहीं किया है, तो हम एक स्पॉट स्लिप हुए। दैट इज हम 130 थे पिछले साल, अभी इस साल 131 हो गए, तो ये गेन नहीं, ये स्लिप हुआ है। सो सिर्फ बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। EU के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ रोम एस्टैब्लिशेस द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसके तहत एक कॉमन मार्केट का प्रावधान था, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी इज साइंड लेइंग द फाउंडेशन फॉर सिंगल यूरोपियन करेंसी, तो ये बात भी सही कि ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत जो सिंगल यूरोपियन करेंसी का प्रावधान EU में आ गया था, और बाद में इन दोनों ट्रीटीज को अमेंड करके लिस्बन ट्रीटी बनाई गई थी जो EU का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रोम एंड मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को अमेंड करके ट्रीटी ऑफ लिस्बन बनाई गई थी जो EU का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन है, याद रखिए। तो डी जो है वो करेक्ट है, दैट इज बोथ करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, नाबार्ड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट देखिए, नाबार्ड इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई विद ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमिटी। तो ये भी सही है, ये याद रखिए, बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड जो था वो बनाया गया था। थर्ड इज द यूनियन कैबिनेट गेव नॉड फॉर slew the proposal including the raising of authorized capital of NABARD from existing 5,000 crore टू 30,000 करोड़। मतलब जो इसका पेड अप जो इनिशियल कैपिटल मतलब मिनिमम कैपिटल जो है वो सबसे पहले कुछ आई थिंक 100 करोड़ था, बाद में बढ़ते बढ़ते इसका 5,000 हो गया था, 5,000 करोड़। और अभी के लिए मतलब इन्होंने कैबिनेट ने जब इसको मंजूरी दे दी गई इसको बढ़ाने के लिए, और वो कितना है अभी 30,000 करोड़। ऑलराइट, सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है, लेकिन फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि अर्लियर नाबार्ड कुड लैंड टू मीडियम एंटरप्राइज एंड हैंडलूम फर्म्स। तो ये बात पहले से नहीं थी, ये अभी मतलब जब ये कैबिनेट ने ये चेंज किया तब से ये चेंज आ गया है। सो 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, 4 जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वर्ल्ड वाटर डे। सो ये क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन हमने इसके बारे में मतलब ये इसका थीम क्या थी जो आप ऐसे में यूज कर सको, इसलिए हमने इसके बारे में क्वेश्चन बता दिया था। तो वर्ल्ड वाटर डे 2017 की थीम थी वेस्ट वाटर, मतलब जो हमारा वेस्ट वाटर जो होता है लाइक कारखानों से निकलने वाला बाकी और ऐसे ही जो वेस्ट वाटर होता है इनको मतलब रीयूज कैसे कर सके, इसके बारे में ये वेस्ट वाटर थीम थी। एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे इज हेल्ड एनुअली ऑन March 22 एज अ मीन्स ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड एडवोकेटिंग फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ये याद रखिए कि ये March 22 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज 10th क्वेश्चन फ्रॉम दैट डे। तो ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज ISA इज एन अलायंस ऑफ मोर देन 120 कंट्रीज। तो फर्स्ट ये सही है, 120 कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज विच कम either completely or partly between the tropic of cancer and equator। okay, तो ये इक्वेटर नहीं, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन होना चाहिए। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी ये जो है ना ये बात सही है, इसको याद रखिए, आइदर कंप्लीटली या फिर पार्शियली, क्योंकि हम भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पार्शियली आते हैं इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द अलायंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क फॉर efficient exploitation of solar energy to reduce the dependence on fossil fuels। तो ये बात सही कि हमें जितना ज़्यादा हो सके इतना सोलर एनर्जी का मतलब यूटिलाइजेशन करना है, इसके लिए ये बनाया गया था। तो सेकंड सही है। नेक्स्ट थर्ड इज द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपनड फॉर सिग्नेचर। ठीक है, ये देखिए ओपनड फॉर सिग्नेचर इन मराकेश मोरक्को इन नवंबर 2016 एंड 121 कंट्रीज हैव ज्वाइन। देखिए इतने 121 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर दिया है, और ये ओपन फॉर सिग्नेचर मराकेश में। और लॉन्च कब किया गया था, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज पेरिस में, दैट इज पेरिस 2015 के जो हमारा समिट हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, तो इसका जो हेडक्वार्टर वो है गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में। तो इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ये इक्वेटर नहीं, यहाँ पे कैप्रिकन होना चाहिए। ऑलराइट, सो 2, 3 एंड 4 करेक्ट है। ये देखिए इसके बीच में जो है सभी इसके 121 कंट्री जो है वो इसका पार्ट है। ओके, बीच में और साथ ही साथ पार्शियली भी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 24 मार्च 2017। ऑलराइट, सर्कुलर इकोनॉमी वॉज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट। सो सर्कुलर इकोनॉमी जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी इज अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी that promotes greater resource productivity aiming to reduce the waste and avoid pollution by design or intention। ठीक है, मतलब क्या करना है, तो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कि कैसे, तो पोल्यूशन कम करना है, साथ ही साथ वेस्ट कम करना है, वेस्ट कम करना है। और ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं, सो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें डिज़ाइन ऐसे करने कि उसको हम रीयूज कर सके, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट इज द मॉडल ऑफ प्रोडक्शन इज इन सर्कुलर इकोनॉमी इज टेक मेक एंड डिस्पोज। तो देखिए इसका मॉडल बताया गया है। थर्ड क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी मटेरियल फ्लो आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट एंड टेक्निकल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है कि इसमें जो मटेरियल फ्लो होता है वो 2 तरह का होता है, एक बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट मतलब जो डिग्रेड हो सके ऐसा, या नेक्स्ट इज टेक्निकल न्यूट्रिएंट जो मतलब रीयूज करना है ऐसा। ये इसके 2 मटेरियल फ्लो है, लेकिन ये सेकेंड जो है ना वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये देखिए अभी हमें अगर मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो टेक
मेक एंड डिस्पोज नहीं होगा ना, टेक मेक एंड रीयूज होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। सो आंसर इज बी, दैट इज 1 एंड 3 करेक्ट। तो ये इसके बारे में आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, या फिर हमारा जो रेगुलर वीडियो था इसमें हमने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये हमारी सर्कुलर इकोनॉमी और ये रही लीनियर इकोनॉमी, जो हमारी ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं, और ये सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें हम रिसाइकलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरसोनिक एंड विंड टनल एंड शॉक टनल indigenously developed shock tunnel, the third largest in terms of size and simulation capacity in the world, were commissioned at, तो ये कहाँ पे कमीशन कर दिया गया है, तो ये देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट थिरुवनंतपुरम, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम, यहाँ पे ये हाइपरसोनिक विंड टनल एंड शॉक टनल जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो कमीशन कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो है ना BARC, ये मुंबई में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये श्रीहरिकोटा में है, एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वो ओडिशा में। ये नाम और इनकी जगह भी है, ये भी याद रखिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जी। हमारा ड्रग रेगुलेटर कौन है, जो हमारा मतलब टॉप ड्रग रेगुलेटर इंडिया का, वो कौन है, तो वो है ड्रग कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिए, ड्रग रेगुलेटर, ड्रग कंट्रोल एंड जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारा सबसे एपेक्स लेवल ड्रग रेगुलेटर है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये ऐसी नई बॉडी बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और अभी मतलब कल परसों इसको लोकसभा ने भी मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सी बॉडी होने वाली है, तो ये होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, नेशनल कमीशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्कीम विकल्प क्या है, तो ये सबसे पहले तो रेलवे मिनिस्ट्री की स्कीम है, जिसमें ये प्रोवाइड करेंगे वेट लिस्टिंग पैसेंजर्स को कन्फर्म एकोमोडेशन इन नेक्स्ट अल्टरनेटिव ट्रेन। अल्टरनेटिव ट्रेन में इनको फिक्स मतलब एक वेट लिस्टिंग पैसेंजर्स को कंफर्म एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो है विकल्प स्कीम, रेलवे मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज गैंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द गैंगेज रिवर डॉल्फिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल इक्वेटिक एनिमल। तो ये बात जो है वो यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा। नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ इट इज वल्नरेबल, मतलब ये IUCN स्टेटस क्या है इसका, तो ये वल्नरेबल स्टेटस है। तो ये वल्नरेबल में नहीं है, ये एंडेंजर्ड में है, ठीक है, एंडेंजर्ड में है। सो ये इसका सिर्फ फर्स्ट जो है वही करेक्ट है। इसके बारे में आप तो जानते हैं कि यूपीएससी ये मतलब हर साल लगभग पूछता है कि अलग अलग जो प्राणीज वगैरह है, फौना एंड फ्लोरा, इसके बारे में इनका स्टेटस जो है वो यूपीएससी पूछता है। नेक्स्ट इज BRVPV, ये क्या है, ऐसा ये न्यूज़ में था। ये BRVPV क्या है, इट इज़ अ न्यू वैक्सीन दैट इज चीप टू मेक एंड इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग रोटा वायरस, ठीक है। BRVPV रोटा वायरस, ये रोटा वायरस, RV रोटा वायरस, ये ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या है कि जो हमारा डिमोनेटाइजेशन के बाद बैंक के पास बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पैसों की अवेलेबिलिटी हो गई थी, तो इसके बारे में ये न्यूज़ में था। इट इज़ अ फैसिलिटी टू ड्रेन द सरप्लस कैश एट द लोअर रेट एट लेट लोअर दैन रेपो रेट विदाउट नीड ऑफ एनी कोलैटरल, मतलब कोलैटरल की ज़रूरत के बिना रेपो रेट से कम रेट पे लोगों को पैसे देना, सरप्लस कैश, ओके। तो ये हो गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पहला क्या है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इज इन राजस्थान एंड नाउ इज होम फॉर 62 टाइगर्स, द हाईएस्ट नंबर इन पार्क्स हिस्ट्री। मतलब ये पहला बात तो है कि ये राजस्थान में है, और इसमें अभी 62 टाइगर जो है वो हो गए। मतलब ये 62 इतना यूपीएससी ये पूछेगा नहीं, ये सिर्फ न्यूज़ थी, इस वजह से हमने ये तब ऐड किया था। नेक्स्ट इज रणथंबोर नेशनल पार्क इज बाउंडेड टू नॉर्थ बाय बनास रिवर एंड टू दी साउथ बाय चंबल रिवर। तो यहाँ ये किन दोनों रिवर्स के बीच में, तो ऊपर है इसके बनास रिवर और नीचे है चंबल रिवर, ऐसा ये रणथंबोर नेशनल पार्क है। तो ये राजस्थान में, और ये बनास और चंबल रिवर के बीच में, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो आंसर इज C 1 and 2 करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन इज राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये अभी हमारे कुछ 2 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये तब मतलब पहले इसमें न्यूज़ आई थी PIB में, तो इस वजह से हमने ये ऐड किया था। तो देखिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में, ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड एंड असिस्टेंस लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी। तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब ये कंप्लीटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम विल मेट फ्रॉम द सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, मतलब इसके लिए खर्चा जो आएगा ये स्कीम चलाने के लिए, ये कहाँ से ये करेंगे, तो ये है इसके लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सीनियर सिटीजन फंड, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। एंड लास्ट इज द स्कीम एम्स to address the disability like low vision,
हियरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ एंड लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। मतलब इसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है इनको अगर कुछ देखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो इनको स्पेक्टेकल्स इन्हें इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। हियरिंग के लिए प्रॉब्लम हो तो हियरिंग एड जो होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लॉस ऑफ टीथ वो जो आप जानते हैं जो एक टीथ जो आर्टिफिशियल टीथ यूज़ करते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होंगी तो फिर उनके लिए कुछ है ना ऐसी चेयर्स जो है होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इसका आंसर जो है दैट इज 1, 2 एंड 3 एंड 4 ऑल करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 25 मार्च 2017। सो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पहला देखिए, इट इज अ मीन्स टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रिवेंट एंड प्रिजर्व द सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब जो हमारा लेजिस्लेचर और सेपरेशन ऑफ पावर ये अच्छे से हो सके इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये टर्म है। नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज्ड इन आर्टिकल 102 IA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बार्स अ मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस दैट वुड गिव इट्स एक्यूपेंट द अपॉर्चुनिटी टू गेन द फाइनेंशियल एडवांटेज और बेनिफिट। मतलब क्या है कि अगर जो कोई भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मतलब कोई मेंबर होता है हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का तो उन्हें ये बार करती है, मतलब उन्हें ये रोकती है कि ऐसी कोई फाइनेंशियल एडवांटेज की जगह अपनाने से लेने से कि जो इन्हें मतलब बाद में कोई प्रॉफिट देगा या फिर इन्हें इससे कुछ फायदा हो सकेगा, ऐसी ये जगह जो है वो अपना नहीं सकते। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव कैनॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 9 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब ये हमारे आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है और यहाँ पे RPA जो है हमारा इसमें भी कहा गया है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू द पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट विच यील्ड सैलरीज पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और ऐसा कोई फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर कोई पोस्ट होगी तो वो भी इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत जो है वो नहीं अपना सकते, बार कर दी गई है। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जी। A person shall be disqualified for being chosen as a member of legislative assembly state if holds any office of profit अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विच ऑफ दीज आर करेक्ट अबाउट इट। मतलब अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए इसका आंसर, जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन्स द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। मतलब इस इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद ही गवर्नर जो है वो ऐसे व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मेडिटेरियन सी के साथ कौन से जो इनमें से देश है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, जॉर्डन एंड लेबनन। तो इजिप्ट करता है, लीबिया करता है, सीरिया करता है और लेबनन करता है। जॉर्डन जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। यहाँ पे देखिए जी, इजिप्ट है, लीबिया है, जॉर्डन नहीं करता, सीरिया करता है, यहाँ पे लेबनन है वो भी मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बू एंड तमांग ट्राइब्स आर बिलोंग्स टू। तो ये लिम्बू और तमांग ट्राइब्स जो है वो हमारे मोस्टली जो है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है और उनमें से भी कौन से, तो सिक्किम में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है ये लिम्बू एंड तमांग ट्राइब्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा। याद रखिए ये ऐसे कुछ छोटे से मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हमें मतलब ना हम इसके बारे में एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं ना, मतलब अगर हमें इसके बारे में पक्का पता नहीं होता तो हम इसके आंसर ही नहीं दे सकते, इसलिए ये वन लाइनर जो होते हैं वो अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है कि हमें CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज CCI ऑफ इंडिया इज अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया। मतलब ये जो CCI जो है ये एनफोर्स करता है CCI एक्ट, जो कॉम्पिटिशन एक्ट जो था 2002 का, इसको एनफोर्स करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ CCI इज टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, to promote sustained competition in market, so to protect the interests of consumers and to ensure freedom of trade carried on by other participants in market। मतलब क्या होता है कि CCI का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो ट्रेड पॉलिसीज है वो फ्री एंड फेयर हो सके, मतलब कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, इसके लिए ये काम करता है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। तो इसके दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए हमारा आंसर है C, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। ऑलराइट,
तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। पायलट प्रोजेक्ट ऑन राम सेतु ये किसके द्वारा मतलब स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च will undertake a 2-month pilot project on Ram Setu this year, and the project will seek to ascertain or find out if the structures were result or natural or man-made। मतलब ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, इन्होंने ये राम सेतु प्रोजेक्ट इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके तहत ये चेक करेंगे कि जो राम सेतु जो है वो नेचुरल फेनोमेना है या फिर मैन मेड है। ठीक है, तो ये हमें इनमें से दोनों भी स्टेटमेंट सही होने की वजह से हमारा आंसर है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हमारा जो WMO है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए WMO इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल, हमने ये कहा कि इस कीवर्ड के बारे में ध्यान दिया कीजिए। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जी हाँ ये बात सही है। नेक्स्ट इज इट इज हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर, नहीं इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, आई थिंक सो। इसका बी इनकरेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन जी, UNHRC के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल is a intergovernmental body responsible for promoting and protecting human rights। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल है और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो सही है ये। नेक्स्ट इज हियर द मेंबर स्टेट्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years। तो ये बात भी हमने हमारे रेगुलर वीडियो में बता दी थी कि लाइक 14 to 17, 15 to 18 ऐसे 3 सालों के लिए ये जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कर दिए जाते हैं। और हम जो है वो अभी इसके मतलब ये साल हमारा आखिरी साल है 2014 to 2017। इंडिया जो है वो 2017 में इसका मेंबर अब मतलब इसका हमारा मेंबरशिप खत्म होने वाला है। नेक्स्ट इज द UNHRC इज अ सक्सेसर टू यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। मतलब पहले ये था कमीशन, अब उसको इस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, जो भी सही है। सेकंड भी सही है। और फोर्थ जो है वो देख लेते, इट इज़ अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड UNGA, मतलब ये UNGA के अंडर आता है, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है, तो ये बात भी सही है। तो आंसर है हमारा डी, दैट इज ऑल करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया रैंक्स 87th ऑन एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस। ये देखिए एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, तो ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है जी, ये पब्लिश किया जाता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम 27 मार्च 2017। सो फर्स्ट इज क्या है कि CBEC के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए CBEC जो है, CBEC इज बीइंग रीनेम्ड एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स आफ्टर गेटिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल। मतलब इसका नाम चेंज होने वाला है और एक्साइज की जगह यहाँ पे अभी इनडायरेक्ट टैक्स आने वाला है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये क्यों होने वाला है, तो GST को हेल्पफुल रहे इसलिए। नेक्स्ट इज फॉर दिस पर्पज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 इज एक्सपेक्टेड टू बी अमेंडेड। मतलब ये नाम चेंज करने के लिए ये एक्ट चेंज करने वाले हैं, ऐसा अमेंड करने वाले हैं, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, CBEC का नाम चेंज करे CBIC होगा, और ये CBIC करने के लिए रेवेन्यू एक्ट 1963 इसमें अमेंडमेंट्स करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट है, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड नेक्स्ट इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये बात सही कि ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन जो ये ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा नहीं जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। याद रखिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज NHAI के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए NHAI इज ऑटोनोमस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो ये बात जो है वो सही है। नेक्स्ट इज इट इज अ नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ऑब्वियसली हाईवे के बारे में तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मतलब जी नितिन गडकरी जो है हमारे, इनके अंडर ये मिनिस्ट्री है अभी के लिए, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट इज थर्ड, द NHAI वॉज क्रिएटेड थ्रू प्रोमलगेशन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988, मतलब ये ऑटोनोमस है लेकिन ये इस एक्ट के बाद बनाई गई थी, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ इज NH74 इज इन मध्य प्रदेश, तो ये हमने क्यों ऐड किया था, तब ये न्यूज़ में था जो NH74 है वो, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है, तो इसका 1, 2 एंड 3 जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ठीक है, याद रखिए NHAI के बारे में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन से राज्यों से पास होती है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश, देन यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मध्य प्रदेश, देन यहाँ पे ये है छत्तीसगढ़, इसके बाद है ये ओडिशा एंड लास्ट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन्हीं राज्यों से ये पास होती है। तो ये यहाँ पे हमारी इसका जो हमारा ये क्या है 82.5 ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हौदी रिबल्स आर फ्रॉम, तो ये हौदी रिबल्स कहाँ से, यमन से।
हॉटेरिबल यमन्स, यमन। नेक्स्ट जो है वो इंडियन वल्चर्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए कि इनका स्टेटस जो है वो IUCN स्टेटस, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड सिंस 2002 IUCN रेड लिस्ट के तहत, तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज इंडियन वल्चर डाइड ऑफ रीनल फेल्यूर कॉज्ड बाय डाइक्लोफिनेक, तो ये बात भी सही है। मतलब होता क्या है कि हमारे जो भेड़ बकरियां वगैरह जो होती, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये डाइक्लोफिनेक जो है वो यूज़ करते हैं उनकी मतलब उनकी दर्द दूर करने के लिए। और बाद में जब ये वल्चर जो है वो अगर इन्हें खा ले ऐसे इन्फेक्टेड अफेक्टेड भेड़ बकरियों को, तो इनकी वजह से ये जो डाइक्लोफिनेक है ये वल्चर्स के अंडर आ जाता है और इस वजह से इनका रीनल फेल्योर हो जाता है। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों सही होने की वजह से इसका आंसर है सी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो पहला देखिए क्या है, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फॉरेस्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नदर इंडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज रामगंगा रिजर्वायर इज लोकेटेड इनसाइड द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये बात सही है कि रामगंगा रिजर्वायर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है, तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा था, सो आंसर इज A1 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंडोसल्फान के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए एंडोसल्फान क्या है, इज एक्यूटली न्यूरोटॉक्सिक टू बोथ इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, मतलब ये न्यूरोटॉक्सिक है इंसेक्ट्स के लिए भी और मैमल्स के लिए भी, और ये कार्सिनोजेनिक है ऐसा कहा गया है। तो ये फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक नहीं है। ऑलराइट, एंडोसल्फान कार्सिनोजेनिक नहीं है, सो आंसर हो जाता है इसका A1 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इसके बारे में देखिए असर्शन है आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और रीजन क्या बताया गया कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग दी स्टेट्स, तो एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से हमारा जो यूनियन है इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों करेक्ट है और साथ ही साथ जो रीजन है वो इसको असर्शन को मतलब एक्सप्लेन करता है। सो हमारा आंसर है A, दैट इज, ये आप रेगुलर तो जानते हो इसका आंसर क्या होता है। नेक्स्ट इज उगाड़ी क्या है, तो उगाड़ी क्या है, इट इज अ न्यू ईयर्स डे फॉर पीपल ऑफ तेलुगु एंड कन्नड़ा, मतलब ये न्यू ईयर डे होता है उगाड़ी जो है वो तेलुगु और कन्नड़ लोगों के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम 28 मार्च 2017। सो फर्स्ट क्या है कि पैलेट गन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ये देखिए, पैलेट आर लोडेड विथ लीड एंड वंस फायर्ड दे कैन डिस्पर्स इनटू ह्यूज नंबर एंड दे डोंट फॉलो अ डेफिनेट पाथ, मतलब ये कोई पाथ फॉलो नहीं करते और इसमें बहुत ज़्यादा लीड यूज़ किया जाता है। लीड मतलब ये बॉल्स होते हैं, लीड बॉल्स, तो और ये कोई पाथ फॉलो नहीं करते और जब भी फायर होता है तो बहुत ही मतलब अंधाधुंध ऐसे कोई भी डायरेक्शन में ये फायर हो जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज पैलेट कैन पेनिट्रेट स्किन सॉफ्ट टिश्यूज, तो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज थर्ड, SC has constituted expert committee to explore the other possible alternatives to pellet guns as a non-lethal weapons, तो ये SC द्वारा नहीं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने ये कमेटी जो है वो गठित कर दी थी और इस कमेटी के हेड कौन थे, तो इनका नाम था TVSN प्रसाद, ठीक है। मतलब 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। और इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पैलेट गन्स की बजाय पावा शेल जो है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। ये 7 मेंबर्स की कमेटी थी, तो आंसर है C, दैट इज 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 कि जो हमारा CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारा नहीं वो चाइना का है, तो ये कौन सी 2 सिटीज को ज्वाइन करता है, तो देखिए पाकिस्तान में ये ज्वाइन करता है ग्वादर पोर्ट को, सिटीज नहीं मतलब किसी को भी ज्वाइन करता है, तो ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान में, एंड चाइना में ये काशगर जिंजियांग जो प्रोविजन है यहाँ पे काशगर को ज्वाइन करता है, ठीक है। इसके बारे में ये मैप है, यहाँ पे देख लीजिए, काशगर से लेके यहाँ पे ग्वादर तक, तो ये है, और यहाँ पे ये हमारे डिस्प्यूटेड मतलब POK रीजन से गुजरता है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हमें इनकरेक्ट मैचेस देखने हैं। तो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, चबहार पोर्ट इराक एंड त्रिनकोमाली पोर्ट यमन, तो देखिए ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, अभी हमने जस्ट यहाँ पे देखा, ये देखिए यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्या है, तो चबहार पोर्ट ये इराक में नहीं ईरान में है, ठीक है। ये पाकिस्तान के जस्ट साइड में, यहाँ पे ईरान है, यहाँ से ये ईरान है, और यहाँ पे मतलब ग्वादर पोर्ट के सिर्फ 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है ये चबहार पोर्ट, और ये ईरान में है, ठीक है, ये याद रखिए ईरान में है। नेक्स्ट इज त्रिनकोमाली पोर्ट, ये यमन में नहीं, ये श्रीलंका में है, ठीक है। और त्रिनकोमाली पोर्ट के साथ साथ हम्बनटोटा पोर्ट, ये भी एक श्रीलंका में है, जो भी पिछले कुछ समय से न्यूज़ में था। सो इनकरेक्ट पूछा था, सो इनकरेक्ट है B, दैट इज 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, CBFC जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए CBFC इज अ ऑटोनॉमस बॉडी, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री constituted a committee headed by filmmaker Shyam Benegal
फॉर रिफॉर्म्स इन सीबीएफसी। ऐसा हमारे तीनों स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई थिंक इसका कुछ एक्ट बनाया गया था, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1963 के दौरान, तो इसके तहत ये बनाई गई थी। तो ये ऑटोनॉमस नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और बाकी जो दोनों है वो सही है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। और इन्होंने शाम बेनेगल कमेटी बनाई गई थी जो सीबीएफसी में रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। सो आंसर इज 2 and 3 करेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। डाउन सिंड्रोम के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज अ क्रोमोसोमल कंडीशन एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये बात सही है, मतलब इसमें जो कोई भी बच्चा होता है उसके लर्निंग डिसेबिलिटी पे इफेक्ट हो जाता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैव 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जी ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं कि 21 पेयर्स होते हैं जी, 23 पेयर्स होते हैं यूजुअली हमारी बॉडी में। और डाउन सिंड्रोम में हो क्या जाता है कि जो 21 नंबर का जो पेयर होता है ना, इसका एक रेप्लिका बन जाता है। तो 46 के बजाय, मतलब 23 पेयर्स ना, तो 23 2 जा 46, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और डाउन सिंड्रोम के तहत 46 की बजाय 47 या फिर एक्स्ट्रा और भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, ऐसा ये डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो आंसर इज A1 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट देख रहा है। तो देखिए, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्लिट ड्यू टू विच द फास्ट स्पीड ड्यू टू देयर फास्ट स्पीड दे कैनॉट मेक डेल्टा। मतलब देखिए वेस्ट यहाँ पे है ना, हाँ वेस्ट यहाँ पे है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो कम मात्रा में स्लिट कैरी करती है और साथ ही साथ उनकी फास्ट स्पीड की वजह से ये डेल्टा बनाती नहीं है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज रिवर अराइविंग इनटू सी विद अ हाई टाइडल रेंज। मतलब अगर कोई रेंज रिवर जो है वो हाई टाइडल एरिया के रेंज में आती है समंदर में, तो इट विल नॉट फॉर्म अ डेल्टा बिकॉज चेंजेस इन द टाइडल एरिया विल रश अवे द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय इट। मतलब जी यहाँ पे अगर इसने कुछ सेडिमेंट्स लेकर भी आ गई वो रिवर, तो भी जो टाइड है वो उस सेडिमेंट्स को अंदर अपने समंदर में खींच लेगा, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एंड थर्ड क्या है? वेस्टर्न रिवर्स फ्लो इनटू द फॉल्ट रीजन क्रिएटेड बाय माउंटेन्स ऑफ विंध्या एंड सातपुरा which are rocky and devoid of any alluvial material, hence no delta is formed। मतलब ये जो विंध्य और सातपुरा जो है वो रॉकी है, इस वजह से यहाँ पे मतलब कोई एल्यूवियल मटेरियल इन दोनों जो माउंटेन्स है इनसे ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो ले नहीं सकती। इस वजह से भी थर्ड जो है कि यहाँ पे डेल्टा नहीं होता, ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो इसको तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। ये डेल्टा के बारे में इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एक कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से याद रखिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, और इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज जो प्रोग्राम है, इट वाज लॉन्च इन ईयर 1976 एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये बात तो सही है कि ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और ये 1976 में बनाया गया था। और नेक्स्ट इज द एज पर NPCB द पर्सन हु इज अनेबल टू काउंट फिंगर्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स इज कैटेगराइज एट ब्लाइंड। तो ये 3 मीटर्स नहीं, ये 6 मीटर्स होना चाहिए। मतलब ये 3 मीटर जो है ना वो WHO की गाइडलाइंस के अनुसार है, और हम भी अब प्रयास कर रहे हैं कि हमें 6 मीटर्स की बजाय 3 मीटर्स पे आना चाहिए, ऐसा हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये याद रखिए, NPCB के तहत हमारा जो गाइडलाइन जो डिस्टेंस है वो 3 नहीं 6 मीटर्स है। सो आंसर इज A ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ध्रुव क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ध्रुव क्या है? इट इज अ इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। उड़ान के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो देखिए क्या है? अंडर दिस स्कीम अ ट्रैवलर कैन बाय टिकट्स एट ₹2500 ओनली। ढाई हज़ार रुपये में उड़ान के तहत ट्रैवलर जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये बात सही है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज उड़े देश का आम नागरिक। तो आपने अगर इसका नाम भी याद रखा होगा तो भी ये सही है कि उड़ान जो है वो है उड़े देश का आम नागरिक। दैट इज C, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। जी फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, जी हाँ ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज ओनली। तो ये ओनली नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सो ये सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज ओनली। तो ओनली यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये तो हमारा जो मतलब अम्बेडकर सर की कहने के मुताबिक ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। ओके, सो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होते हैं। सो आंसर इज A, दैट इज 1 ओनली। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन फ्रॉम 29 मार्च 2017। सो फर्स्ट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, तो क्या है कि इसका एम क्या है? टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस ब्रीड इन फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर।
तो ये बात तो सही है कि यहाँ पे मतलब कंजर्व करता है और डेवलप करता है इंडिजिनियस ब्रीड को, ठीक है, इंडिजिनियस ब्रीड को। नेक्स्ट इज इंडिजिनियस कैटल सेंटर्स और गोकुल ग्राम्स आर एस्टेब्लिश इन दिस स्कीम। तो ये बात भी सही है कि ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसके तहत गोकुल ग्राम जो है वो बनाए गए, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज न्यू ब्रीड्स आर प्रपोज टू बी डेवलप एट दीज सेंटर्स, मतलब ये गोकुल ग्राम जो है यहाँ पे नई ब्रीड्स बनाने का मतलब प्रपोजल है, ऐसा है, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा कोई प्रपोजल जो है वो बनाया नहीं गया है। नेक्स्ट इज इट इज अ सब मिशन अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो ये ऐसी भी बात नहीं है कि ये जो गोकुल मिशन है वो इस मिशन के तहत आता है, तो 3 एंड 4 जो है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर इज सी, दैट इज 3 एंड 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मीटरोलॉजिकल सिस्टम इज इनॉग्रेटेड एट। तो ये कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये देखिए आईएनएस रजाली पे जो है इस यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है, IAAMS INS रजाली, याद रखिए INS रजाली। थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमस के बारे में, ह्यूमस क्यों यूजफुल होता है। तो देखिए ह्यूमस क्यों यूजफुल होता है हमारे लिए, तो ये जो वाटर रिटेंशन करता है सॉइल में, इस वजह से ये हमारे लिए मतलब फर्स्ट करेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि सॉइल जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमस की वजह से इंप्रूव होता है। सो 1 एंड 2 करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि कैपिलरिटी मैकेनिज्म में ह्यूमस का कोई भी काम नहीं होता, ठीक है, ह्यूमस का काम नहीं होता। सो थर्ड इनकरेक्ट है, ओनली 1 एंड 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूपोलेव 142M ये क्या है, तो ये है इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ट्यूपोलेव 142M एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो नेशनल ट्रिब्यूनल एंड नॉर्थ ईस्ट आर्ट कॉन्क्लेव जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ललित कला अकादमी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब ये ललित कला अकादमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और नेक्स्ट इज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसपुर दैट इज कैपिटल ऑफ आसाम। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये आसाम में नहीं, ये न्यू दिल्ली में, ललित कला अकादमी जो है न्यू दिल्ली वहाँ पे ही इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमारा आंसर जो है वो है ओनली 1 करेक्ट, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज इंटरपोल के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए इंटरपोल क्या है, इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल पुलिस ऑपरेशन, ठीक है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल है ये याद रखिए। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन लियोन फ्रांस, मतलब इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रांस में है, ऐसा ये स्टेटमेंट है। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट है, ये इंटरपोल उस समय न्यूज में था तो इस वजह से हमने इसके बारे में क्वेश्चन ऐड कर दिया था। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द न्यू कॉइन introduced by Britain is intended to be the world's most secure coin. What is true about it? तो इसके बारे में क्या ट्रू है, तो देखिए सबसे पहले इसमें होलोग्राम का फीचर होगा दैट चेंजेस फ्रॉम पाउंड सिंबल टू न्यूमेरिकल 1। जी हाँ ये बात सही है, मतलब ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला कॉइन था, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था, तभी ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में भी इसके बारे में न्यूज़ आई थी, सो हमने ये ऐड किया था। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हैज माइक्रो लेटरिंग एंड मिल्ड एजेस, मतलब ये ना कि एक तो इस पे 12 एजेस है, ठीक है, 12 एजेस है साइड, और ये सभी मिल्ड किए गए। मिल्ड इज ऑपरेशन प्रोसेज, एक प्रोसीजर होती है मिलिंग प्रोसीजर, और इसमें माइक्रो लेटरिंग मतलब ऐसे बहुत ही बारीक अक्षरों में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि ये 12 साइड्स है, माइक्रो लेटरिंग है और होलोग्राम है, ये याद रखना है, ब्रिटेन का कॉइन है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, डेबी ये कुछ समय पहले साइक्लोन आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन डेबी मेड लैंडफॉल ऑन ट्यूसडे अक्रॉस द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में डेबी ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओवर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। तो हमने कहा था कि ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये तो हमने वैसे भी ट्रू ही डाल दिया था इस वजह से, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इनके नाम क्या होते हैं कहाँ कहाँ पे। तो ये देखिए साइक्लोन यहाँ पे नहीं होते, ये हम सो आंसर इज 1 ओनली 1 करेक्ट। हम देख लेते कहाँ पे क्या नाम होते हैं इनके। तो देखिए यहाँ पे मतलब इस रीजन में, इस रीजन के लिए इनको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके। यहाँ पे इनको हरिकेन्स नाम से जाना जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इनको सिर्फ साइक्लोन नाम से जाना जाता है, ठीक है, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। तो ये कैसे याद रखना है, तो एच टी सी हमने कहा था, HTC ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, HTC नाम से इन्हें याद रखना है। और ये जो डेबी जो यहाँ आया था ये था नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पे, डेबी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नर के बारे में हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज द गवर्नर ऑफिस इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये एम्प्लॉयड नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सो फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जी हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसके बारे में है प्रोविजन, तो ये इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, सो सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट इज ही इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये बात तो सही कि प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि ये सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सो थर्ड भी इनकरेक्ट है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है। सो फोर्थ क्या है, ही हैज़ नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस एंड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो ये बात सही है, मतलब सेकंड और फोर्थ जो है वो बात सही है। ऑलराइट, गवर्नर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, गवर्नर, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, ऐसे जो कुछ कीवर्ड्स की जो हमारे टॉपिक्स है इनके बारे में भी यूपीएससी पूछता रहता है। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा राज्यसभा के बारे में सीट का जो अलोकेशन है ये कौन से स्केड्यूल के तहत आता है, तो ये है स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, ठीक है। हमने कहा था कि ये सभी स्केड्यूल्स को भी अच्छे से रट लीजिए। जी देखिए 12 स्केड्यूल्स है, कुछ न्यूमोनिक वगैरह बना लीजिए। हमारा जो न्यूमोनिक है वो हमने रीजनल लैंग्वेज में बनाया था, सो हमने इसमें ऐड नहीं किया था, आप चाहे तो बना सकते हैं। सो अब देखते हैं हमारे सेकेंड लास्ट डे, दैट इज फ्रॉम 30 मार्च 2017। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुनामी के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो सुनामी इज आल्सो नोन एज सिस्मिक सी वेव, तो ये बात जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज इट इज अ सीरीज ऑफ वेव। ऑलराइट, ये सीरीज होती है, मतलब एक एक के बाद एक कंटिन्यूसली सुनामी वेव चल रहती है इन द वाटर बॉडी कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जनरली इन ओशियन और लार्ज लेक, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे आ सकती है, ओशियन में और साथ साथ लार्ज लेक में। लेक मतलब लार्ज लेक मतलब क्या कि जो चारों साइड से जमीन से बंधी हुई हो ऐसी जगह पे ये आ सकती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अदर अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स एंड अदर डिस्टर्बेंसेस अबव एंड बिलो वाटर ऑल हैव द पोटेंशियल टू जनरेट सुनामी, तो ये बात भी सही है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, साथ ही साथ अगर न्यूक्लियर कुछ इफेक्ट हो जाए तो इससे भी सुनामी जो है वो जनरेट हो सकता है। सो आंसर इज बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय, तो ये किसके द्वारा सेट किए जाते हैं, सीपीसीबी द्वारा, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। ऑलराइट, फंडामेंटल जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। सो सिर्फ 1 एंड 3 जो है वही इसका आंसर है, इकोनॉमिक जस्टिस, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी। बॉडी हिल्स जो है वो कहाँ पे है, अभी हमने एक रिवीजन वीडियो में इसमें क्वेश्चन देखा था। बॉडी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, बॉडी हिल्स। आईएनओ, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में ये तभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ केयर बिल जो है 2016, इसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो देखिए फर्स्ट क्या है, द मेंटल हेल्थ केयर बिल इंश्योर्स एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सेस मेडिकल हेल्थ एंड द ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ सर्विसेज फंडेड बाय गवर्नमेंट ओनली व्हेन ही पजेसेस दे पजेसेस बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होगा तो ही मेंटल हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जाएगी। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज इट डीक्रिमिनलाइजेस सुसाइड, इट रिकॉग्नाइजेस दैट इट इज डन अंडर सीवियर मेंटल स्ट्रेस, तो ये बात सही है, मतलब फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो करेक्ट है। ये याद रखिए, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है इस बिल के तहत। तो ये जो बिल था ना वो हमने रेगुलर वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था, आप चाहे तो वो हमारा रेगुलर वीडियो देख सकते हैं ऑफ 30 मार्च का। ओके, तो आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हीट वेव के बारे में हमें आईएमडी की डेफिनेशन बतानी है, आईएमडी की, ठीक है। फर्स्ट क्या है, तो व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स के लिए 40 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्ड जो करेक्ट है वही देख लेते हैं। थर्ड क्या है, व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेस 30 डिग्री फॉर हिली रीजन्स के लिए 30, प्लेन्स के लिए 40। ये सेकंड इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये आईएमडी की डेफिनेशन नहीं, ये तो मतलब हमारी लेमन टर्म्स है कि व्हेन देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन टेम्परेचर इन प्लेन्स, ये तो मतलब लेमन टर्म्स में है, ये आईएमडी की डेफिनेशन नहीं है। सो 1 एंड 3 ही करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस 2017, इसके बारे में क्या करेक्ट है ये बताना था। ये क्वेश्चन हमने क्यों ऐड किया, तो इसका जो टाइटल है ना वो बहुत ही इनोवेटिव है। देखिए कल्चर एनवायरनमेंट वीविंग न्यू कनेक्शंस, तो हमने कहा था कि शायद इस पे हो सकता है कि ऐसे या फिर कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो कल्चर एनवायरनमेंट ये इसका मतलब टाइटल था सेकेंड, तो ये करेक्ट है। और फर्स्ट देख लेते हैं, द 9th WEEC विल बी हेल्ड इन वैनकूवर कनाडा सितंबर 2017, मतलब ये 9th जो इसका एडिशन होगा ये कनाडा में हेल्ड किया जाएगा, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये दोनों भी करेक्ट है, मतलब ये मतलब ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे इसलिए हमने ये क्वेश्चन तो दोनों आंसर जो है वो करेक्ट ही रखे थे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये जो है ना ये अच्छे से याद रखिए, कल्चर एनवायरनमेंट व्यूइंग न्यू कनेक्शंस, तो ये हो गया सी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे जो फेस्टिवल्स है इनको हमें करेक्टली मैच करने हैं, तो ये पहले बात तो ये है कि सभी करेक्ट है। ये देखिए उगाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने इसके बारे में देखा था कि
आई थिंक कन्नड़ और तेलुगु लोगों के लिए ये होता है फेस्टिवल। नेक्स्ट इज गुड़ी पाड़वा, ये कहाँ पे होता है तो महाराष्ट्र में। पोंगल कहाँ पे होता है तो सदर्न इंडिया, जिसमें प्राइमली तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज शिग्मो फेस्टिवल, ये कहाँ पे होता है गोवा में। ये भी हमने पार्ट 1 में अभी कवर किया था, ठीक है। सो इसके आंसर जो है वो है डी, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 जी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट। ओके, स्टेट सब्जेक्ट पे कब ये बना सकता है एक्ट, तो इसके लिए जो मेजोरिटी है वो कौन सी चाहिए, हमारा क्वेश्चन है। मतलब स्टेट पे एक्ट बनाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो देखिए लोकसभा नहीं बना सकता, राज्यसभा बना सकता है। राज्यसभा बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है जी। देखिए इन नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रिजोल्यूशन टू दिस इज पास्ड बाय, मतलब रिजोल्यूशन अगर पास की गई राज्यसभा से इन अ मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, तो ये याद रखना है नेशनल इंटरेस्ट की वजह से अगर राज्यसभा ने नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स अगर ये पास हो जाए तो फिर स्टेट लिस्ट के तहत एक्ट जो है वो बनाया जा सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 10th क्वेश्चन इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू करप्शन, ठीक है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, तो ये याद रखिए। अब देखते हैं हमारे लास्ट डे के क्वेश्चंस, दैट इज 31 मार्च 2017 के। सो फर्स्ट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल टू बी डेडिकेटेड टू नेशन इज इन, तो ये आप जानते होंगे, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा हाइप भी हो गई थी अभी पिछले दिनों। सो ये हो गया, ये है इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कौन से दो जो एरियाज है इनको कनेक्ट करता है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। लॉन्गेस्ट रोड टनल जम्मू कश्मीर, ये कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करता है, ये आप हमें बताइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, निक्षय क्या है, तो निक्षय क्या है, इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, टीबी पेशेंट के लिए मॉनिटरिंग के लिए ये निक्षय जो है वो बनाया गया है, ठीक है। ये याद रखिए, ऐसे छोटे छोटे जो फैक्ट्स है ना वो ऐसे यूपीएससी पूछ ली थी, दैट वाज इन न्यूज, ये क्या है ऐसे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ये याद रखिए, एचआरडी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और बाकी ढेर सारे इसमें जो मतलब पार्टनर जो है वो ढेर सारे, लेकिन ऑर्गेनाइज किया गया एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, हैकाथॉन। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो देखिए क्या है। फर्स्ट इज ICMR is a apex body in India for formulation, coordination and promotion of biomedical research in one of the oldest and largest medical research body in the world। तो ये तो मतलब ये हो गया कि ये apex body और साथ ही साथ ये देश की और दुनिया की भी एक ओल्डेस्ट बॉडी में से है, तो ये बात करेक्ट है। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये अगर मेडिकल है तो मतलब हो सकता है हम इससे गेस कर सकते हैं ये हेल्थ के अंडर आता है, तो सेकंड भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ काउंसिल इज प्रेसिडेड ओवर बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर जो है इसकी गवर्निंग बॉडी को हेड करते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये याद रखना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में। ओके, ये एपेक्स बॉडी है, ये भी याद रखना है, एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 जी। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज SEZ is an area in which business and trade laws are different from the rest of the country। तो ये बात तो सही होती है कि SEZ में है ना, मतलब ऐसी जो रीजन होता है वहाँ पे देश के जो लॉ होते हैं वो मतलब उनसे कुछ डिफरेंट लॉ होते हैं SEZ के तहत, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज SEZ आर लोकेटेड विद इन द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर, तो ऑब्वियसली ये बात भी सही है ना कि मतलब हमारे देश के बॉर्डर पे ही ये SEZ बना सकते हैं, तो ये भी सही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो हमें इनकरेक्ट पूछा था, सो आंसर इज डी, दैट इज नन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, उड़ान के बारे में इसका मेन फोकस क्या है, तो इसका मेन फोकस जो है वो है रीजनल मार्केट कनेक्टिविटी, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल उड़ान के बारे में रीजनल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 जी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के तहत कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है, तो देखिए पहला क्या है, द EPFO's सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, तो ये बात सही है, रिसेंटली न्यूज आई थी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी EPFO जो है वो लाया जाएगा, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट इज EPFO कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, सो सेकंड इनकरेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, याद रखिए EPFO कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली VPM 1002 was in news, it is related to TB, तो VPM 1002 ये रिलेट करता है TB से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9,
ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में कहा है, तो ये है आर्टिकल 39 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए हमने ऐड किया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जो रिवीजन वीडियो है मार्च मंथ का, इसका लास्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। तो ये बात तो आप जानते हैं कि राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता और साथ ही साथ रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने सजेशंस जो है वो बता सकता है, वो भी सजेशंस लोकसभा के लिए मतलब कंपलसरी नहीं होते, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट इज द राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, तो वोट नहीं कर सकता ये बात सही है, लेकिन कुछ डिस्कशंस कर सकता है, तो सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट इज थर्ड, राज्यसभा कैनॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारा बजट जो है वो डिस्कस कर सकता है, तो ये कैनॉट होने की वजह से ये गलत है, ठीक है। तो 1 एंड 2 करेक्ट, सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 2 ओनली। सो आई होप फ्रेंड्स हमने लगभग अभी 250 प्लस एमसीक्यू जो है वो मार्च महीने के कवर कर लिए। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो हमारा रेगुलर वीडियो चेक कीजिए या फिर हमें कमेंट्स में पूछिए। सो ये इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि जो हमारे मेन एग्जाम 18 जून की एग्जाम्स के पहले आपको एक फास्ट रिवीजन इस वीडियोस के मतलब इस वीडियो से करनी है, तो बस यही हमारा इसके पीछे मोटो है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द यूपीएससी प्री एग्जाम।